मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोग शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। आज इस कक्षा में हम लोग मानकीकृत परीक्षण, जिसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट परीक्षण, पहले हम लोग चर्चा करें परीक्षण क्या होता है। टेस्ट, बहुत तरह के परीक्षण का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट को लिख देता है। क्यों विभिन्न प्रकार के टेस्ट? वह टेस्ट के बारे में रिपोर्ट जानना चाहता है, क्योंकि आखिर जो बीमारी हुई है उसका कारण क्या है। जो मात्रा जिस चीज में होनी चाहिए उस मात्रा में कमी आई है कि उस मात्रा में वृद्धि हुई है, इसकी जानकारी वह करना चाहता है और उसके आधार पर ही किसी रोग का निदान वह करता है। तो कहने का मतलब कि जो परीक्षण होता है, परीक्षण में यह देखा जाता है कि कितनी मात्रा में कौन सी चीजें उपलब्ध है। यदि हम बालक के किसी क्षेत्र का, जैसे हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, तो बुद्धि परीक्षण करते हैं तो हम यह देखते हैं कि बालक में बुद्धि का स्तर कौन सा है, बालक किसके अंतर्गत आता है। सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है या सामान्य से ऊपर की बुद्धि के अंतर्गत आता है कि सामान्य से नीचे की बुद्धि के अंतर्गत आता है। मूर्ख है कि महामूर्ख है कि बिल्कुल बुद्धिमान है, उसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट तैयार हो जाता है जब हम सही ढंग से इन मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करके हम किसी बालक का परीक्षण करते हैं तब। तो कहने का मतलब है कि परीक्षण क्या है? परीक्षण उद्दीपकों का वह समवाय है जिसमें विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं उद्दीप्त होती हैं। इसमें जैसे हम बुद्धि परीक्षण का उदाहरण दिए, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, बहुत सारे टेस्ट जो बालकों को लिए जाते हैं ताकि उसके संबंध में विस्तार से रिपोर्ट तैयार किया जा सके कि बालक में किसकी मात्रा सही ढंग पर है और किसकी मात्रा में गिरावट है, किसकी मात्रा उच्च है। उस हिसाब से बालक को क्या चाहिए, उस हिसाब से जो विद्वान लोग होते हैं, जो कुशल लोग होते हैं, वैसी क्षमता बालक में भरने का प्रयास करते हैं ताकि बालक अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो कहने का मतलब परीक्षण में ये सारी चीजें बताया हमने, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बहुत तरह के परीक्षण हमारे विद्वानों द्वारा निर्मित किए गए, जिसके आधार पर बालकों का टेस्ट किया जाता है।
अब इसमें क्या किया जाता है, तो कहता है कि टेस्ट का जो मानकीकृत रूप है, स्टैंडर्डाइज रूप है, उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ उसके लिए टेक्निक दिए गए हैं जिसको फॉलो करना होता है, तभी वह परीक्षण मानकीकृत होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। तो उसमें क्या होता है, तो सबसे पहला काम टेस्ट निर्मित करने के लिए कि हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डायमेंशन का चुनाव करते हैं। किस किस क्षेत्र में हम बालक की रुचियों एवं क्षमताओं को जांचना चाहते हैं, उस क्षेत्र से हम विभिन्न डायमेंशंस का चुनाव करते हैं। अब ये डायमेंशंस क्या होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम यह बालक से जानना चाहते हैं कि बालक भारतीय जीवन आदर्श के प्रति कैसी रुचि रखता है, तो हम भारतीय जीवन आदर्श के प्रति बालक की रुचि को जानने के लिए जो टेस्ट निर्मित करते हैं, तो उसके लिए कुछ डायमेंशंस का चुनाव करते हैं। अब उसके लिए डायमेंशंस क्या होगा, तो उसके लिए डायमेंशंस है कि बालक कैसी पहनावा में रुचि रखता है, कैसे खान पान में रुचि रखता है, कैसी उसकी संस्कृति है, देश के प्रति कैसी उसकी निष्ठा है, कैसी उसकी नैतिकता है। तो ये सारी चीज यानी खान पान, वेशभूषा, नैतिकता, ये देश सेवा की भावना, ये सारी चीज जो हैं ये डायमेंशंस हैं, और इसी डायमेंशंस के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट, कथन या विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जो विद्वान लोग हैं या जो टेस्ट बना रहे हैं, जो टेस्ट निर्मित कर रहे हैं, वे इसी डायमेंशंस के क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के कथन या विभिन्न प्रकार के प्रश्न निर्मित करते हैं, और उन कथनों या प्रश्नों को पद विश्लेषण करते हैं। पद विश्लेषण जिसे हम आइटम एनालिसिस कहते हैं, पद विश्लेषण करते हैं, और उसके आधार पर फिर वह टेस्ट निर्मित होता है। और टेस्ट में बहुत तरह के टेक्निक्स हमने बताया जो किए जाते हैं कि इसका जो भी बन गए प्रश्न या जो भी बन गए कथन, तो उसका हम कठिनाई स्तर निकालते हैं, जिसे हम डिफिकल्टी वैल्यू कहते हैं, सूचकांक निकालते हैं। तो ये सारे चीज इसके अंतर्गत टी टेस्ट करते हैं, एफ टेस्ट करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, जो जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब से करते हैं। और करने के बाद उसमें क्या होता है कि जो इससे रिलेटेड प्रश्न अच्छे होते हैं वे प्रश्न सही रह जाते हैं, और जो इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं होते वे प्रश्न खुद ही छंट जाते हैं। तो और जब जो प्रश्न सही हो जाते हैं, इस क्षेत्र से जो भारतीय जीवन आदर्श के प्रति जांच कर सकें, तो उन प्रश्नों या कथनों को टेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। और क्या होता है, लेकिन टेस्ट बनाने में कुछ सावधानियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिस पर ध्यान रखना आवश्यक है। क्या है, तो कह रहा है कि टेस्ट जो भी बनावे, तो टेस्ट की भाषा जो हो वह सरल एवं बोधगम्य हो। क्यों हो सरल एवं बोधगम्य? इसलिए हो ताकि उसे परीक्षक और विद्यार्थी जो टेस्ट देगा दोनों आसानी से उसको समझ सके। और ये दो बात हुई, पहला है कि भाषा सरल एवं बोधगम्य हो, दूसरा ऐसी भाषा का प्रयोग हो जिसमें विद्यार्थी और परीक्षक दोनों सुगम पूर्वक समझ सके। तीसरी बात है कि जो भी उसमें विकल्प दिए जाएं
वे लगभग देखने में एक समान हो। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, 4 विकल्प देते हैं, चारों में कौन उत्तर सही है। तो चारों जो विकल्प दें तो देखने में लगभग एक समान दिखे, ऐसा विकल्प भी देना चाहिए। 3 हुआ। और चौथा जो है कि जो भी विकल्प है वह सामाजिक दृष्टि से भी उपयोगी होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। तो टेस्ट बनाने में ये सारी सावधानियां देखी जाती हैं। अब टेस्ट जो भी आप बनाएं उसमें क्या होता है कि उस टेस्ट को जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निर्मित किया गया है उसी आयु वर्ग के विद्यार्थियों से उस टेस्ट को भरवाना चाहिए। उस टेस्ट में निश्चित समय देना चाहिए, कितने समय में यह भरवाना है, और सब विद्यार्थी को एक समान समय दिया जाए, सब विद्यार्थी पर एक तरह के नियम लगाए जाएं और विद्यार्थियों से भरवाया जाता है। और उसके मूल्यांकन का भी प्रावधान है। जैसे जितना उत्तर बालक सही किया तो हम प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक निर्धारित कर दिए, प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक भी निर्धारित कर दिए। तो उसका हम मूल्यांकन प्रविधि भी, जो टेस्ट निर्मित करते हैं उसका मूल्यांकन प्रविधि भी बना देते हैं, ताकि उसी के आधार पर बालक द्वारा जो टेस्ट भरा जाएगा उसका मूल्यांकन सही रूप में संभव हो पाएगा। क्लियर? अब उस टेस्ट का हम विश्वसनीयता भी ज्ञात करते हैं और वैधता भी ज्ञात करते हैं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी जिसको बोलते हैं, रिलायबिलिटी और विश्वसनीयता कैसे ज्ञात करते हैं? विश्वसनीयता जो ज्ञात करते हैं उसमें क्या होता है कि जिस आयु वर्ग के बालक से हम उस टेस्ट को भरवाते हैं उसी विद्यार्थियों से पुनः लगभग 6 महीने बाद फिर उसी टेस्ट को दोबारा भरवाते हैं। और भरवाने पर जो उसको जब हम जांचते हैं तो दोनों का जो मूल्यांकन आता है, रिजल्ट आता है, तो दोनों लगभग यदि समान है तो समझ जाते हैं कि जो हम टेस्ट बनाए हैं वह टेस्ट विश्वसनीय है, रिलायबल है। यह है विश्वसनीयता। टेस्ट की विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी जिन विद्यार्थियों से भरवाया गया उन्हीं विद्यार्थियों से लगभग 6 महीने बाद फिर पुनः उस टेस्ट को भरवाया जाता है और दोनों का मूल्यांकन करने पर यदि रिजल्ट लगभग समान आता है तो वह टेस्ट विश्वसनीय माना जाता है। यह है रिलायबिलिटी। दूसरा वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी, वैधता क्या है? तो वैलिडिटी, वैधता में हम ये देखते हैं कि जिस पर्पस के लिए जो टेस्ट बनाया गया है क्या वह टेस्ट उस पर्पस को पूरा करता है या नहीं। वैधता में इसकी जांच की जाती है। हम जैसे भारतीय जीवन आदर्श के प्रति हम टेस्ट बनाए हैं कि भारतीय जीवन आदर्श के प्रति बालक की रुचियों को हम जानेंगे, तो जो हम टेस्ट बनाए हैं तो क्या वह टेस्ट भारतीय जीवन आदर्श के प्रति बालक की रुचियों को ही माप रहा है कि कहीं और कुछ माप रहा है। इसकी जांच वैधता के द्वारा, वैलिडिटी के द्वारा की जाती है। तो किसी भी टेस्ट में विश्वसनीयता और वैधता दोनों को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह है विश्वसनीयता। तो ये है, और सारे ये चीजें कर लेने पर जो टेस्ट के कथन और प्रश्न सही रूप में बच जाते हैं और सही मूल्यांकन करते हैं, वही टेस्ट मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाते हैं। ये है मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण अन्य कई परीक्षणों से भिन्न होता है। और भी कई परीक्षण होते हैं। कौन? जैसे कक्ष परीक्षण, क्लासरूम टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं,
क्लासरूम में भी शिक्षक जो विद्यार्थियों को टॉपिक पढ़ाता है तो पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का भी प्रयोग करता है, प्रश्न पूछता है और विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त करता है और उसके आधार पर भी विद्यार्थियों का परीक्षण वह क्लासरूम में ही करता रहता है। तो प्रतिदिन के क्लास के हिसाब से या कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, कोई पाठ पढ़ा रहा है, पाठ के अंत में टेस्ट लेकर के वह परीक्षण कर लेता है, या एक इकाई में 2-3 पाठ होते हैं। एक इकाई जब पूरा होता है, एक यूनिट जब पूरा होता है, उसके बाद टेस्ट लेकर के पता कर लेता है, या साप्ताहिक टेस्ट लेता है 7 दिन पढ़ाया, 7वां दिन टेस्ट ले लेता है, तो या 15 दिन पर लेता है पाक्षिक टेस्ट जिसको कहते हैं, या महीना टेस्ट लेता है, मंथली टेस्ट लेता है। तो इसके बाद छमाही टेस्ट जो परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा जिसको कहते हैं, एनुअल टेस्ट होता है, वार्षिक परीक्षा जिसको कहते हैं। तो कक्षा परीक्षण भी बहुत तरह से किया जाता है, तो जिसे शिक्षक विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्तरों पर यह टेस्ट लेता है। लेकिन यह टेस्ट और मानकीकृत टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दोनों में अंतर होता है। कक्ष परीक्षण क्लास से रिलेटेड जो परीक्षण है, टॉपिक जो पढ़ाया उसकी प्रतिदिन जांच किया, या साप्ताहिक जांच किया, या जो पाठ के हिसाब से जांच किया, या इकाई के हिसाब से जांच किया, साप्ताहिक जांच किया, 15 दिन पर जांच किया, महीने दिन पर जांच किया, 6 महीने पर किया, 12 महीने यानी एनुअल पर किया। तो इस तरह से वो कक्ष जो परीक्षण है, इस तरह से इसका क्रम चलता है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के और भी परीक्षण होते हैं, जैसे समाज के भी कुछ परीक्षण के कुछ मानदंड होते हैं। तो समाज के मानदंड के आधार पर ही विद्यालय भी अपना मानदंड निर्धारित करते हैं। तो विद्यालय जो मानदंड निर्धारित करते हैं, या समाज में जो मानदंड निर्धारित है, उसी के आधार पर जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, वे लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति के परीक्षण को यदि वह जानना चाहते हैं तो उसी मानक के आधार पर समाज में हो रही परिचर्चा का आकलन करते हैं, और परिचर्चा का आकलन करते हुए वो अमुक व्यक्ति के बारे में पूरी परीक्षण का रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। पूरे परीक्षण का रिपोर्ट वे जान जाते हैं। तो ये वैकल्पिक परीक्षण जिसको हम कहते हैं, अल्टरनेटिव टेस्ट, तो ये अलग प्रकार का यह भी एक टेस्ट है। इसके अलावा एक टेस्ट है ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ये भी एक टेस्ट है, ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग। पहले क्या होता है था कि कोई भी टेस्ट लेते थे और उसको अंक देते थे। आज भी अभी वो अभी हावी है, यह प्रथा आज भी अभी हावी है। लेकिन एक नया विकल्प आया है कि ग्रेड दिया जाए, बच्चों को ग्रेड दे करके रिपोर्ट किया जाए, ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। सीबीएसई बोर्ड अपने विद्यार्थियों का जो भी परीक्षा लेता है उसमें वह ग्रेड सिस्टम अपना दिया है, ग्रेड दे दिए। शिक्षक भी अब इस कार्य को करने लगे। शिक्षक भी प्रश्नावली के निर्मित करते हैं, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली निर्मित करते हैं और उसके द्वारा बालक का टेस्ट लेकर के ग्रेड सिस्टम तैयार करते हैं। तो शिक्षक भी छात्रों के मूल्यांकन में इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, चाहे वह प्रश्न बनाकर, अनुसूची बनाकर, जो भी है बने अपने रूप में वे करते हैं। तो शिक्षक भी, संस्थाओं का भी ग्रेडिंग हो रहा है। संस्थाओं का यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालय आते हैं, तो विभिन्न विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज भी आते हैं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी है। तो वह क्या करते हैं कि संस्थाओं का भी मूल्यांकन करते हैं। एक है नेशनल एकेडमिक एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल एकेडमिक एक्रेडिटेशन काउंसिल,
नेट, NAAC उसको बोलते हैं, हाँ NAAC, वो भी क्या करती है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों का, विभिन्न महाविद्यालयों का वह मूल्यांकन करती है और उसके आधार पर वह ग्रेड प्रदान करती है। कई सिस्टम है उसमें कि जैसे 75 से 80 अंक के बीच में आ गया तो उसको 5 प्लस 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 5 प्लस, इस तरह से 70 से 75 में आ गया तो 4 ही प्लस देगी, प्लस को घटाती जाती है। इस तरह से 65-70 में आ गया तो 3 ही प्लस, 60 से 65 में आया 2 ही प्लस, 55 से 60 में आया तो 1 ही A प्लस। इस तरह से वो अभी अपना मानक तैयार किया, ग्रेड देती है सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाती है। तो नैक जो है, नैक के द्वारा भी आपके एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज भी UGC के अंतर्गत चलता है। उसमें शिक्षक लोग जाकर के अपनी ट्रेनिंग को पुनः रिन्यूअल करते हैं, रिन्यूअल। तो उसमें रिन्यूअल जो होता है उसमें भी 15-20 दिन, 1 महीने क्लासेज चलते हैं। इसके बाद फिर उन शिक्षकों का टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट लेकर के ग्रेड प्रदान किया जाता है। उसमें 3 तरह के ग्रेड दिए जाते हैं, A, B और C। A पाए तो अच्छा है, B पाए वो भी अच्छा है, लेकिन जो C ग्रेड पा जाते हैं उन्हें पुनः दोबारा वह कोर्स करना पड़ता है, पुनः रिफ्रेशर कोर्स। जो भी कोर्स वहाँ शिक्षकों की जो व्यवसाय है, शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण में सुधार लाने के लिए वहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनकी टेस्ट लेकर के ग्रेडिंग दी जाती है। तो उसमें भी उसका यही उद्देश्य है और ग्रेडिंग में C पाने वाले को दोबारा वह कोर्स करना पड़ता है। तो इस तरह से विभिन्न संस्थाओं, आप सुने होंगे NCERT ने भी विभिन्न प्रकार के बच्चों को टेस्ट के आधार पर ग्रेड सिस्टम अपनाया है कि 90 से ऊपर अगर बालक नंबर लाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, 90 से 80 से 89 तक लाता है तो क्या कहेंगे, सब सिस्टम बना हुआ है। 90 से ऊपर ले आता है तो श्रेष्ठ है, 80 से 89 लाता है तो उत्तम है। इस तरह से पूरे नीचे तक और लास्ट में जाकर के असंतोषजनक, जो सबसे नीचे ली कैटेगरी में आता है उसे असंतोषजनक कहा जाता है। असंतोषजनक यानी फेल नहीं कहा जाता। देखिए हमारा ध्यान इसी पर है कि आज एक जो परंपरा चल गई कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, बच्चों को फेल ना करने की नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि यह एक वैज्ञानिक खोज किया गया कि बच्चों को फेल कर देने से बालक को शिक्षा के प्रति जो रुझान है वह बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, वह उसमें आगे बढ़ना नहीं चाहता और असंतोषजनक, भले लास्ट में अगर कुछ नहीं करता है तो असंतोषजनक दे करके और उसको फिर कक्षा में प्रोन्नत दे दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि वह फेल नहीं, जिन विद्यार्थियों के साथ पढ़ता था उन विद्यार्थियों के साथ पुनः वह बैठकर पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा हीन भावना समझ में नहीं आएगी, लेकिन मन में तो उसको रहेगा कि हमको और आगे बढ़ना है, उसके प्रति वो सोचेगा, लेकिन पढ़ाई से ड्रॉप आउट नहीं चाहेगा। उसके अभिभावक भी या वो खुद बालक भी सोचेगा कि हमको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, यानी उसका जो शिक्षा के प्रति रुझान है वह शून्य नहीं होगा, वह शिक्षा के प्रति रुझान चलेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो शिक्षक का कार्य है कि पास और फेल के बालक के झगड़े में नहीं पड़ना है, बालक फेल करेगा कि पास करेगा। शिक्षक का कार्य है कि बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, बालक जुड़ा रहे, बालक में सर्वांगीण विकास हो, बालक विकास की धारा से विचलित न हो। इसलिए ये सारे शोध किए गए, विभिन्न विद्वानों ने किया कि बालक को फेल न किया जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए अभी। और इसीलिए पहले क्या होता था कि लास्ट में जो एनुअल एग्जाम होता था उसके आधार पर बालक को पास या फेल घोषणा कर दी जाती।
अब ऐसा नहीं है, अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की चर्चा हो रही है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है इवेल्युएशन का, कि बालक का रोज मूल्यांकन, प्रतिदिन मूल्यांकन होता है और सारे चीज उसमें समाये, व्यक्तित्व कैसा है, खान पान पहनावा कैसा है, ड्रेस में आ रहा है कि नहीं, उपस्थिति कैसी है, पढ़ाई में कैसा है, खेल में कैसा है, सारा चीज का मूल्यांकन सालों भर कर दिया जाता है और सब जोड़ के फिर वर्ष के अंत में उसको अगले कक्षा में प्रोन्नति दे दी जाती है और उसमें वो अच्छा अंक पाता है तो श्रेष्ठ है, सबसे हाईएस्ट में है तो श्रेष्ठ है, सबसे कम में है तो असंतोषजनक है। उसका सिस्टम है। आपको मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय NCERT जो है ना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने जो बनाया है के अनुसार, जैसे 90% से अधिक है, बालक का मार्क्स 90% से अधिक है तो वह श्रेष्ठ है, इस तरह से बनाया हुआ। 80 से 89% तक है तो उत्तम है। 70 से 79% तक है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 60 से 69 तक है तो अच्छा है। अच्छा है ये, यानी अच्छा का मतलब क्या, औसत से अच्छा कहिए इसको, औसत से अच्छा। फिर 50% से 59% तक है तो वह औसत है, औसत है। और 40% से 49% तक है तो औसत से निम्न है, औसत से निम्न है। और 30% से 39% तक है से उस 39% से है तक है तो वह अत्यंत निम्न है। और 20% से अगर नीचे है तो उसको हम क्या बताए थे सबसे अंतिम में, याद है आपको? जो सबसे लास्ट में बताए थे उसको क्या बताए थे? ऊपर में सबसे अच्छा है तो श्रेष्ठ है और सबसे नीचे है तो क्या है? असंतोषजनक। याद रखिए, असंतोषजनक। इस तरह से कैटेगरी बनी हुई है। तो ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने यह मानक तैयार किया है और इसके आधार पर बालक को हम ग्रेडिंग सिस्टम अपनाते हैं, ग्रेड देते हैं और उसको हम ऐसे डिस्क्रिप्शन करते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली, ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, रिपोर्टिंग प्रणाली। तो इस तरह से हमने बताया ना कि शिक्षकों का भी जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में है ABC, ये भी हमने बताया। NAAC का भी बताया कि एक का अगर सबसे 75 से 80% का मार्क्स अगर उसको मिलता है किसी संस्था का, यदि मूल्यांकन करता है तो उसको A+ देते हैं, लेकिन प्लस की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, सबसे हाईएस्ट। और नीचे में सबसे एक में A पर एक ही प्लस दिया जाता है।
तो ये मानक तैयार होता है। मानक को बीच में विभिन्न विद्वान लोग मीटिंग करके अपना बदलते भी हैं कि इसको इस तरह से किया जाए, तो कई वर्षों बाद इस पर रिन्यूअल किया जाता है। लेकिन जो मानक निर्धारित किया गया है उसके आधार पर संस्था को या बालक को या शिक्षक को ग्रेडिंग किया जाता है। और बालक को हमने बताया ना कि फेल करने की नीति जो है इसको हटा दिया गया कि बालक को फेल नहीं किया जाए। इस पर वैज्ञानिक कई लोगों ने अपना सुझाव दिया वैज्ञानिक खोज करने के बाद कि बालक को फेल न किया जाए। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि बालक को यदि फेल नहीं करते हैं तो पढ़ता ही नहीं है। यह भी एक समस्या है। फेल करके डर से वह अपने को पढ़ने की हम फेल ना हो जाए इसलिए वो पढ़ता है। अब वो जान जाता है कि हम फेल नहीं होंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगाता, अन्य काम में जितना मन लगाता है वह उतने ही पढ़ाई से भागता रहता है, शिक्षा में गिरावट आती जाती है। तो कुछ लोग अपना यह भी तर्क दे रहे हैं। तो खैर हम लोग को सोचना है मेन जो सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम जो आ गया उसका पर्पस यही था कि बालक को परीक्षा के फोबिया से बचाया जाए। फोबिया माने भयंकर जो डर है, परीक्षा का जो भयंकर डर है उससे बचाया जाए और शिक्षा से बालक वंचित न हो बल्कि शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ा रहे, ये कहने का मतलब। इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, परीक्षा में बालक को फेल न करने की नीति, ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम, ये सारी नए नए शोध करके इसको जोड़ा गया है। तो हम लोग ये आज की इस कक्षा में पूरी विस्तार से ये चर्चा किए कि मापन क्या है, परीक्षण क्या है और परीक्षण को स्टैंडर्डाइज कैसे बनाया जाता है और यह अन्य परीक्षणों से कैसे भिन्न होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। परीक्षण में कई उद्दीपकों का समन्वित रूप है, कई चीज उसमें सम्मिलित होते हैं जो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं कराते हैं, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं उद्दीपित कराते हैं। तो विभिन्न प्रकार हमने उदाहरण भी दिया, बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, कई परीक्षण होते हैं। और ये जो परीक्षण बनाए गए हैं तो वे मानकीकृत बनाए गए, और ये मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज कैसे बनते हैं तो हमने बताया कि इसके लिए जिस क्षेत्र का परीक्षण हमें बनाना है उस क्षेत्र से विभिन्न डायमेंशंस का चुनाव करना होता है। उस डायमेंशंस के आधार पर कथन या प्रश्न निर्मित किए जाते हैं और उन कथनों या प्रश्नों को उसी आयु वर्ग, जिस आयु वर्ग के लिए बनाया गया है उसी आयु वर्ग के विद्यार्थियों से उसे भरवाया जाता है। उसकी फिर उसका क्या किया जाता है कि जो भी कथन प्रश्न बनाए गए हैं उसका आइटम एनालिसिस किया जाता है, पद विश्लेषण किया जाता है, उसका डिफिकल्टी वैल्यूज निकाले जाते हैं, उसके सूचकांक निकाले जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को करने के बाद जो उसमें शुद्ध और सही प्रश्न बच जाते हैं उसी को मानकीकृत टेस्ट या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहा जाता है। और उसमें सारी कुछ लिखना पड़ता है कि उसके मूल्यांकन की प्रविधि क्या है, एक प्रश्न सही होने पर कितने नंबर दिए जाएंगे, गलत होने पर कितने कटेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो बनाता है वो उसका ये अपने आधार पर उसके नियम का फॉलो करते हुए, उसके टेस्ट के नियम को फॉलो करते हुए और मूल्यांकन के नियम को फॉलो करते हुए, दोनों को फॉलो करते हुए वह लिखता है, वह निर्मित करता है। और इसमें यह भी बताया गया कि जो भी टेस्ट बनाया जाता है उसमें कुछ सावधानियां हैं। क्या सावधानियां हैं कि टेस्ट की भाषा जो हो वह सरल एवं बोधगम्य हो। टेस्ट की भाषा ऐसी हो ताकि परीक्षक और विद्यार्थी दोनों आसानी से समझ सकें। टेस्ट के जो विकल्प दिए जाएं वे लगभग एक समान रूप से रहें और टेस्ट के सामाजिक रूप से भी वह रुचिकर हो और वह समाज क्या कहेंगे जो उसके विकल्प हैं वह सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ये सावधानियां हैं।
विश्वसनीयता भी टेस्ट की ज्ञात की जाती है, हमने बताया। विश्वसनीयता में क्या देखा जाता है कि जिस बालक द्वारा उस टेस्ट को भरवाया जाएगा उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो उसी बालक से 6 महीने के अंतराल पर, लगभग 6 महीने, एक आध महीने आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लगभग 6 महीने के अंतराल पर पुनः उस टेस्ट को भरवाया जाता है और दोनों का मूल्यांकन किया जाता है और दोनों का मूल्यांकन लगभग समान आता है, तो यह टेस्ट विश्वसनीय टेस्ट कहलाता है। इसी तरह वैधता भी ज्ञात की जाती है। वैधता में हमने बताया कि जिस उद्देश्य से जो टेस्ट बनाया जाता है उसमें यह देखा जाता है कि क्या वह उसी चीज का मापन करता है कि कहीं और दूसरा चीज का मापन करने लगा। जो चीज मापना चाहिए उसका न मापन करके कहीं दूसरे चीज का मापन करने लगा तो वह टेस्ट वैध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि टेस्ट जो भी बने वह विश्वसनीय भी हो और वैध भी हो। और यह अन्य टेस्ट से हमने बताया ना कि भिन्न होता है। कक्ष जो क्लासरूम टेस्ट है उसमें शिक्षक कैसे टेस्ट करता है, प्रतिदिन क्लास लेते हुए टेस्ट कर लेता है, साप्ताहिक करता है, मंथली करता है, एनुअल करता है, इस तरह से। इसके अलावा हमने बताया कि विभिन्न वैकल्पिक टेस्ट भी होते हैं। समाज के कुछ मानदंड है, उसके आधार पर समाज के लोग टेस्ट कर लेते हैं, विद्यालय टेस्ट कर लेता है और उसके आधार पर बालक के बारे में हर चीज पता लग जाता है। तो ये वैकल्पिक टेस्ट हो गया। ग्रेडिंग एंड सिस्टम प्रणाली है, तो ग्रेड सिस्टम से भी टेस्ट का पता चल जाता है। NCERT ने भी बताया छात्रों के मूल्यांकन के लिए, शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए UGC द्वारा स्थापित एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हैं जो छात्रों के ट्रेनिंग को रिन्यूअल करते हैं, उसके बाद टेस्ट लेते हैं और ग्रेड देते हैं। NAAC है, NAAC जो है वह सब विभिन्न संस्थाओं का मूल्यांकन करती है और ग्रेड देती है, तो ग्रेड सिस्टम भी है। और इसमें बहुत तरह की बातें आई। बच्चों को जो टेस्ट लेते हैं फेल न किया जाए, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा के प्रति रुझान हो, क्योंकि शिक्षक का काम फेल पास करने से नहीं, मतलब शिक्षक का काम है कि बालक में शिक्षा के प्रति उत्साह लाना, ज्ञानवर्धक चीजें, ज्ञान का विस्तार करना बालक में, ये सारी चीजें शिक्षक का भी दायित्व होता है। और आजकल अंतिम रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि कंप्यूटर प्रणाली जो आ गया, कंप्यूटर सिस्टम, इसके आधार पर भी जो टेस्ट हो रहे हैं, परीक्षण हो रहे हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षण जिसको हम कहते हैं, यह भी एक परीक्षण है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण। इसमें कंप्यूटर के द्वारा जैसे विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप लिए जाते हैं टेस्ट, और उसका मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा तुरंत कर लिया जाता है, बशर्ते जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति हो वह सही रूप से उसका प्रयोग करे, तो सही एवं शुद्ध रूप से उसका मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा हो जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा भी ये टेस्ट होते हैं। और विभिन्न प्रकार के आज जो ये परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जिसको कहते हैं, कंपटीशन टेस्ट, वे बहुत सारे टेस्ट अब कंप्यूटर के सहारे हो रहे हैं। और बालक को एक नया क्षेत्र मिल गया है अपने जीवन यापन के लिए। इसमें बालक रुचिकर ढंग से कार्य करते हैं, बालक इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और कंप्यूटर के क्षेत्र में वे बहुत सा, क्योंकि कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में आज काम कर रहा है, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। और जिसमें आज के नवयुवकों को बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं और वे रुचिकर ढंग से उसमें कार्य भी कर रहे हैं। और इस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी कंप्यूटर के सहारे हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण भी निर्मित हो रहे हैं। तो यह भी एक परीक्षण है। तो ये विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं, लेकिन मानकीकृत परीक्षण जो हैं वो है वह अन्य परीक्षणों से इसी रूप में भिन्न होता है। धन्यवाद। आज इस कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं, फिर अगले दिन अगले टॉपिक पर बात करेंगे।